नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के उस दौर पर बात करने वाले हैं जिसमें बहुत बहुत उतार चढ़ाव रहे। जी हाँ, इतिहास का एक बेहद दिलचस्प और कहें तो उथल पुथल वाला दौर। तो कहानी शुरू होती है करीब 1191 के आसपास। दिल्ली पर तब राजपूतों का, चौहानों का शासन था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान। सही। और फिर मोहम्मद गौरी की नजर पड़ती है दिल्ली पर। पहली बार तो वो हार गए। जी, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई। लेकिन फिर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्होंने दिल्ली जीत ली। और यहीं से दिल्ली की कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, और वो बड़ा सवाल भी उठता है जो इस स्रोत में भी पूछा गया है कि आखिर दिल्ली में ऐसा था क्या? मतलब पांडवों से लेकर मुगलों तक सबकी नजर दिल्ली पर ही क्यों? सही बात है। इस तख्त में ऐसी क्या खास बात थी कि बेटा बाप को मारने से भी नहीं हिचकिचाया? बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय और जटिल दौर रहा है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये दिल्ली का तख्त इतना जरूरी क्यों बन गया था। तो दिल्ली सल्तनत के हम कह सकते हैं एक तरह से औपचारिक शुरुआत वो 1206 में हुई, मोहम्मद गौरी की मौत के बाद। जी, उनके सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक वो बने दिल्ली के पहले सुल्तान। और यहीं से मामलूक वंश या गुलाम वंश की नींव पड़ी। हाँ, मामलूक वंश। ऐबक के बारे में कहते हैं कि वो बड़े उदार थे। हाँ। लोग उन्हें लाठ बख्श कहते थे। हाँ, उनकी उदारता के किस्से मशहूर हैं। उन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी। जी, ये इमारतें आज भी उनकी याद दिलाती हैं। लेकिन उनका शासन बहुत छोटा रहा। हाँ। 1210 में वो पोलो जैसा कोई खेल होता है, चौगान। हाँ, चौगान। वो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो गई। बस 4 साल ही राज कर पाए। फिर 1211 में उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश वो गद्दी पर बैठे। हाँ, और इल्तुतमिश को ही देखा जाए तो कई इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का असल संस्थापक मानते हैं। अच्छा, ऐबक को नहीं? ऐबक ने शुरुआत की, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे मजबूती दी। उन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली। ये बड़ा कदम था। हाँ, इससे दिल्ली का महत्व बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और उनका ध्यान सल्तनत को फैलाने से ज्यादा उसे संभालने, उसे मजबूत करने पर था। जो समस्याएं थी उन्हें सुलझाने पर। उन्होंने वो चालीसा भी शुरू की थी ना? जी, तुर्कान जहलगानी या चालीसा, 40 वफादार अमीरों या सरदारों का एक गुट जो शासन में मदद और सलाह देता था। और सेना के लिए इक्ता प्रणाली भी शुरू की। इक्ता प्रणाली वो क्या थी? इसमें अधिकारियों को नगद तनख्वाह की जगह जमीन यानी इक्ता दी जाती थी। उस जमीन के राजस्व से वो अपना खर्च चलाते थे और सुल्तान के लिए एक सेना भी रखते थे। ये उस समय के हिसाब से बड़ा प्रशासनिक सुधार था और शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चंगेज खान के हमले से हिंदुस्तान को बचाना थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंगेज खान उस वक्त एक तूफान की तरह था। इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी और कूटनीति दिखाई। चंगेज खान के एक दुश्मन ने उनसे पनाह मांगी थी। हाँ, जलालुद्दीन मंगबरनी। बिल्कुल। इल्तुतमिश ने उसे पनाह देने से इनकार कर दिया और इस तरह भारत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। इल्तुतमिश के बाद का घटनाक्रम तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी चुना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। जी, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं। लेकिन ये बात उस वक्त के जो तुर्क अमीर थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब एक औरत उन पर हुक्म चलाए। हाँ, उनके लिए ये गवारा नहीं था। पितृसत्तात्मक सोच हावी थी। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 साल में 1240 में उनके खिलाफ साजिश हुई, उन्हें हटा दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं उनके भाई का ही इसमें हाथ था। रजिया की कहानी ये दिखाती है कि उस दौर में सत्ता पाना जितना मुश्किल था, उसे बनाए रखना, खासकर एक महिला के लिए, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उनके बाद तो काफी अस्थिरता रही। कई सुल्तान आए और गए। जी, करीब 26 साल तक यही चलता रहा। कमजोर शासक, दरबारी साजिशें। फिर 1266 में तस्वीर बदली। गद्दी पर बैठे गयासुद्दीन बलबन। इनका नाम सुनते ही एक बहुत सख्त और ताकतवर शासक की छवि बनती है। और वो थे भी वैसे ही। बलबन ने सुल्तान की इज्जत और ताकत जो कम हो गई थी, उसे दोबारा स्थापित करने के लिए बहुत कठोर नीतियां अपनाई। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने इल्तुतमिश की बनाई वो चालीसा खत्म कर दी। उन्हें लगता था कि ये 40 अमीर ही सारी साजिशों की जड़ है। अच्छा। फिर उन्होंने एक बहुत कुशल जासूसी नेटवर्क बनाया, अपनी सेना को मजबूत किया और दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया। वो ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा यानी घुटनों पर झुकना। और पायबोस
सुल्तान के कदम चूमना। हाँ, पायबोस, ये सब सुल्तान की हैसियत बढ़ाने के लिए था। और वो खुद को जिज़े इलाही कहते थे, मतलब ईश्वर की छाया। जी, ये भी उसी रणनीति का हिस्सा था, ये दिखाने के लिए कि सुल्तान कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुदा का प्रतिनिधि है, उसकी छाया है, उसका हुक्म मानना जरूरी है। उन्होंने मंगोलों के हमलों का भी सामना किया, हालांकि उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पाए। लेकिन वो भी हमेशा तो नहीं रहे। 1287 में उनकी मौत हो गई। हाँ, और उनके बाद उनके पोते कैकुबद गद्दी पर बैठे, लेकिन वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए, अय्याशी में डूबे रहते थे। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। बिल्कुल, 1290 में उन्होंने कैकुबाद को मरवा दिया, तख्त पर कब्जा कर लिया और इस तरह मामलूक या गुलाम वंश का अंत हो गया। और यहाँ से शुरू होता है खलजी वंश का दौर, 1290 से 1320 तक। ये सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और विस्तारवादी दौर में से एक माना जाता है ना? जी हाँ, खलजियों के समय सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत और बंगाल तक हुआ। जलालुद्दीन खलजी ने शुरुआत की, पर वो ज्यादा समय राज नहीं कर पाए। वो थोड़े बूढ़े भी थे। हाँ, और शायद उतने क्रूर भी नहीं थे जितने बाद के शासक हुए। लेकिन उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खलजी वो बहुत महत्वाकांक्षी निकले। 1296 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन को धोखे से मिलने बुलाया। हाँ, कड़ा में। और वहीं उनकी हत्या कर दी। गद्दी के लिए चाचा का कत्ल। स्रोत में इसे कर्मा कहा गया है। सत्ता की भूख ऐसी होती है। अलाउद्दीन खलजी यकीनन दिल्ली सल्तनत के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विवादास्पद सुल्तानों में से एक है। स्रोत तो कहता है कि वो सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था। देखिए, एक नजरिए से ये बात सही भी लगती है। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, रानी पद्मिनी वाली कहानी यहीं से जुड़ती है, हालांकि उसकी ऐतिहासिकता पर सवाल है। हाँ, उस पर काफी बहस है। जी, फिर दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, मदुरई तक हमले किए और बेहिसाब दौलत लूटी। उनके सेनापति मलिक काफूर ने ही वारंगल से वो मशहूर कोहिनूर हीरा हासिल किया था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े प्रशासनिक सुधार भी किए, खासकर वो बाजार नियंत्रण नीति। ये अलाउद्दीन का सबसे अनूठा और सफल प्रयोग माना जाता है। उन्होंने दिल्ली में रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज, अनाज, कपड़ा, घोड़े, गुलाम, मवेशी, सबके दाम तय कर दिए और दाम बहुत कम रखे। ऐसा क्यों किया? ताकि वो कम वेतन पर भी एक बड़ी और स्थायी सेना रख सकें। मंगोलों का खतरा लगातार बना हुआ था। अच्छा, सेना के लिए? जी, और इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया गया। कहते हैं कम तोलने वाले बनिए के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाप रे। इससे महंगाई पर काबू रहा और आम लोगों को भी कुछ हद तक फायदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाकर लगान तय किया, घोड़ों को दागने की प्रथा दाग शुरू की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चेहरा शुरू की, ताकि भ्रष्टाचार रोके। हाँ, सेना में और राजस्व वसूली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सब किया गया। तो एक तरफ क्रूर विजेता, दूसरी तरफ एक कुशल प्रशासक भी। बड़ा विरोधाभासी चरित्र है। स्रोत में उनके बाइसेक्सुअल होने, मलिक काफूर से खास लगाव और 70,000 लोगों वाले हरम का भी जिक्र है। जी, उनके निजी जीवन को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती हैं। उन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजा और सीरी फोर्ट जैसे निर्माण भी करवाए। फिर 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई। ये कैसे हुई, इस पर भी पक्के तौर पे कुछ नहीं पता। नहीं, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं बीमारी से मरे, कुछ मलिक काफूर पर शक करते हैं कि उसने जहर दिया। काफूर ने फिर अलाउद्दीन के छोटे बेटे शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठा दिया और खुद ही पीछे से हुकूमत करने लगा। हाँ, लेकिन ये चाल ज्यादा चली नहीं। अलाउद्दीन के एक और बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने जल्द ही मलिक काफूर को मरवा दिया और खुद सुल्तान बन गया। पर ये कैसा सुल्तान निकला? बिल्कुल अयाश और अजीब। हाँ, मुबारक शाह के बारे में बहुत अजीब बातें लिखी गई हैं कि वो कभी कभी दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आ जाता था या नशे में नंगा घूमने लगता था। शासन से कोई मतलब नहीं। ऐसी हालत में तो सल्तनत का बिखरना तय था। बिल्कुल, और वही हुआ। 1320 में उसके ही एक खास सरदार खुसरो खान ने, जो पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बना था, उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन बैठा। लेकिन खुसरो खान भी टिक नहीं पाया। नहीं, कुछ ही महीने पंजाब के गवर्नर थे गाजी मलिक। उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, खुसरो को हराया, मार डाला और फिर खुद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बन गए। और इस तरह खलजी वंश खत्म हुआ और शुरू हुआ तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक। ये सबसे लंबे समय तक चला है ना, 94 साल। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन तुगलकों का ही रहा। गयासुद्दीन तुगलक एक अनुभवी आदमी थे,
लेकिन उनका राज भी छोटा ही रहा। हाँ, 1325 में उनकी मौत हो गई। कहते हैं उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। देखिए, ये विवादास्पद है। हुआ ये कि गयासुद्दीन बंगाल विजय से लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए उनके बेटे जौना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बने, उन्होंने दिल्ली के पास एक लकड़ी का स्वागत महल बनवाया। वो महल गिर गया और गयासुद्दीन उसी में दब के मर गए। अब ये हादसा था या साजिश, कहना मुश्किल है। और शक तो बेड़े पर ही जाता है। और फिर गद्दी पर बैठे मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम आते ही लोगों के दिमाग में सनकी या पागल बादशाह आता है। स्रोत भी उन्हें हमेशा कंफ्यूज रहने वाला बताता है। सनकी कहना शायद सही नहीं होगा। वो बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, कई भाषाएं जानते थे। उनकी सोच शायद अपने समय से आगे की थी, लेकिन उनमें व्यवहारिक समझ की भारी कमी थी। उनके फैसले अक्सर बहुत अजीब और बुरी तरह नाकामयाब रहे। जैसे वो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला। देवगिरी। हाँ, ये उनकी सबसे कुख्यात योजनाओं में से एक है। इसके पीछे कारण तो ठीक थे शायद, मंगोल हमलों से दिल्ली को बचाना और दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल रखना, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के बीच में पड़ता था। सोच तो ठीक लगती है। हाँ, पर तरीका बिल्कुल गलत। उन्होंने सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं बदले, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को हुक्म दे दिया कि सब दौलताबाद चलो। पूरी दिल्ली को? जी। गर्मी का मौसम, 1500 किलोमीटर का सफर, रास्ते में न पानी न खाना, हजारों लोग मारे गए। जो पहुंच गए उन्हें दौलताबाद रास नहीं आया। उधर दिल्ली वीरान हो गई। कुछ साल बाद सुल्तान को अपनी गलती समझ आई। फिर क्या हुआ? फिर हुक्म हुआ सब वापस दिल्ली चलो। फिर वही मुसीबत। इसमें सल्तनत को भारी नुकसान हुआ, जान का भी और माल का भी। और वो सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी चलाने वाला फैसला? वो एक और बड़ी भूल थी। हुआ ये कि दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी, तो सुल्तान ने सोने चांदी के सिक्कों की जगह कांसे या पीतल के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी कीमत सोने चांदी के बराबर मानी जाएगी। आइडिया तो नया था। आइडिया नया था, चीन में ऐसा पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि सुल्तान ने सिक्के बनाने पर सरकारी कंट्रोल सख्त नहीं रखा। हाँ। नतीजा, लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली। अच्छा। धड़ाधड़ जाली सिक्के बनने लगे। हाँ। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्के लेने बंद कर दिए। आखिरकार सुल्तान को सारे नकली असली सांकेतिक सिक्के वापस लेने पड़े और बदले में लोगों को असली सोने चांदी के सिक्के देने पड़े। इससे शाही खजाना बिल्कुल खाली हो गया। तभी कहते हैं कि जब उनकी मौत हुई तो किसी ने कहा, आज सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से आजादी मिली। ये कथन उनकी योजनाओं की विफलता और जनता की निराशा को दिखाता है। हालांकि उन्होंने कृषि सुधार के लिए दीवाने कोही नाम का एक विभाग बनाया था, कर्ज भी दिए थे किसानों को, लेकिन उनकी बाकी योजनाएं इतनी विनाशकारी रहीं कि उनकी अच्छी कोशिशें भी बेकार हो गईं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बने 1351 में। इनके बारे में छवि थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक ने लड़ाई झगड़े और विस्तार से ज्यादा ध्यान शासन को ठीक करने और लोगों की भलाई के कामों पर दिया। उन्हें एक कल्याणकारी शासक माना जाता है। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने खेती के लिए बहुत सी नहरें खुदवाईं, जिससे पैदावार बढ़ी, बाग लगवाए, कई नए शहर बसाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला भी उन्होंने ही बनवाया। हाँ, कोटला मैदान। जी। उन्होंने दारुल शफा नाम से मुफ्त अस्पताल खोले। गरीबों, खासकर मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दीवाने खैरात विभाग बनाया। बेरोजगारों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दफ्तर खोला और गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान बनाया। गुलामों के लिए अलग विभाग? हाँ, उनके पास गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, कहते हैं करीब 1,80,000। ये बाद में सल्तनत के लिए एक बोझ भी बन गए। फिरोज शाह ने बुजुर्गों के लिए पेंशन, दीवाने इस्तेहकाक भी शुरू की। ये तो काफी अच्छे काम लगते हैं। हाँ, लेकिन वो धार्मिक रूप से कुछ कट्टर भी थे। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जो पहले नहीं लगता था, और शरिया को शासन का आधार बनाने पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश का पतन तेजी से हुआ। जी। 1388 में उनकी मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर निकले, आपस में ही लड़ते रहे। सल्तनत सिकुड़ने लगी, कई प्रांत आजाद हो गए। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया तैमूर ने। हाँ, मध्य एशिया का वो खूंखार हमलावर तैमूर लंग। 1398 में उसने भारत पर हमला किया।
उस वक्त का तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद डर के मारे दिल्ली छोड़कर भाग गया। और दिल्ली का क्या हुआ? तैमूर ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया। कहा जाता है कि कई दिनों तक लाशों के ढेर लगे रहे, करीब 2 लाख लोग मारे गए। शहर को बुरी तरह लूटा और तबाह कर दिया। ये दिल्ली के इतिहास का एक बहुत ही भयानक दौर था। तैमूर तो लूटपाट करके चला गया। हाँ, वो वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने खिज्र खान नाम के एक व्यक्ति को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। और यहीं से तुगलक सल्तनत का लगभग अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई, सैयद वंश। जी, 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की नींव रखी। ये वंश 1451 तक चला। इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश माना जाता है। सबसे कमजोर क्यों? क्योंकि इनका शासन सिर्फ नाम का था। असल में इनकी हुकूमत दिल्ली और उसके आसपास के, मतलब समझ लीजिए कोई 50 किलोमीटर के दायरे तक ही सिमट कर रह गई थी। खिज्र खान ने तो कभी सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली। वो खुद को तैमूर के वंशजों का प्रतिनिधि ही कहता रहा। और उनके बाद के शासक? वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। सल्तनत बस नाम की रह गई थी। आलम यह था कि जो आखिरी सैयद सुल्तान था, आलम शाह, वो लाहौर के अफगान गवर्नर बहलोल लोधी से इतना डर गया कि दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया और वहीं रहने लगा। मतलब बिना लड़े ही गद्दी खाली कर दी। हाँ बिल्कुल। 1451 में बहलोल लोधी आराम से दिल्ली आया और उसने लोधी वंश की नींव रखी। बिना किसी लड़ाई के सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो ये लोधी वंश दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था। जी हाँ, इससे पहले के शासक ज्यादातर तुर्क मूल के थे। लोधी अफगान थे। इनका शासन 1451 से 1526 तक रहा। बहलोल लोधी ने सल्तनत को फिर से थोड़ा संभाला। उनके बाद उनका बेटा सिकंदर लोधी, वो काफी काबिल सुल्तान माना जाता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 यकीनन लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण और योग्य शासक था। उसने जौनपुर को फिर से जीता, बिहार तक सल्तनत का कंट्रोल बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, उसने 1504 में आगरा शहर बसाया। आगरा, वही आगरा जो बाद में मुगलों की राजधानी बना। जी हाँ, वही आगरा। सिकंदर लोधी ने ही उसे बसाया और दिल्ली की जगह आगरा को अपनी राजधानी बनाया। शायद इसलिए ताकि वो राजस्थान के राजपूत राजाओं पर और ग्वालियर वगैरह पर बेहतर नजर रख सके। उसने जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी चलाया, जो काफी समय तक इस्तेमाल होता रहा। कुछ आर्थिक सुधार भी किए, हालांकि धार्मिक रूप से वो भी थोड़ा कट्टर माना जाता है। सिकंदर लोधी के बाद आया उनका बेटा इब्राहिम लोधी। 1517 में ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। हाँ, इब्राहिम लोधी 1517-1526। बहादुर तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्वभाव से बहुत जिद्दी, गुस्सैल और शक्की मिजाज का था। शक्की मतलब? उसे अपने ही अफगान अमीरों और सरदारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी शक में उसने कई बड़े और पुराने सरदारों को या तो मरवा दिया या बुरी तरह बेइज्जत किया। तो जाहिर है अमीर नाराज हो गए होंगे। बिल्कुल, कई अमीर उसके खिलाफ हो गए और नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी और इब्राहिम का अपना चाचा आलम खान लोधी। इन लोगों ने मिलकर काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिख दी। बाबर को क्या लिखा? उन्होंने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। उन्हें लगा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, लूटपाट करके वापस चला जाएगा और फिर वो लोग दिल्ली पे राज करेंगे। लेकिन बाबर के इरादे तो कुछ और थे। हाँ, बाबर सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, वो हिंदुस्तान में अपना राज कायम करना चाहता था। खैर, बाबर आया। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाओं का आमना सामना हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई। जी, बाबर के पास तोपें थीं, जो उस वक्त भारत में नई चीज थी, और उसकी सेना ज्यादा अनुशासित और युद्ध नीति बेहतर थी। इब्राहिम लोधी बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन हार गया। हाँ, वो लड़ाई में ही मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का, जो 1206 में शुरू हुई थी, 320 साल बाद अंत हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बिल्कुल, मामुलुक, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन 5 वंशों का शासन समाप्त हुआ। तो अब हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं जो स्रोत ने भी उठाया था कि आखिर दिल्ली ही क्यों? क्या खास था इस शहर में कि सदियों तक ये सत्ता का केंद्र बनी रही? देखिए, इसके कई कारण धीरे धीरे बनते गए। स्रोत भी कुछ बताता है। एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति।
ये गंगा यमुना के उपजाऊ दुआब इलाके के पास थी, पानी की कमी नहीं थी, अरावली पहाड़ियों की वजह से कुछ हद तक सुरक्षा भी मिलती थी और व्यापारिक केंद्र भी था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली पुराने व्यापारिक रास्तों पर पड़ती थी, राजपूतों के समय से ही एक बड़ा कमर्शियल हब, व्यापार का केंद्र थी। सिक्के भी यहीं ढाले जाते थे। जी, सल्तनत काल में टकसाल यहीं थी, शहर अमीर था। और सबसे बड़ी बात, जब इल्तुतमिश ने इसे राजधानी बनाया तो ये पूरे साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक तंत्र का दिल बन गई। मतलब दिल्ली पर कंट्रोल का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल। हाँ, और धीरे धीरे दक्षिण तक दिल्ली एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बन गई। यहाँ से ही सेनाएं भेजी जाती थीं, यहीं से फरमान जारी होते थे, यहीं टैक्स जमा होता था। तो दिल्ली पर कब्जा करना मतलब सत्ता पर कब्जा करना, ये शक्ति का प्रतीक बन गई। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी। 5 वंश, 300 साल से ज्यादा का सफर। हमने देखा कैसे सत्ता बदली, कैसे महत्वाकांक्षाएं टकराईं, हिंसा हुई और कभी-कभी कुछ अच्छे काम और सुधार भी हुए। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में, जैसा कि स्रोत ने भी इशारा किया, एक बात बार बार सामने आती है, ताकत और गद्दी सगे संबंधियों से भी बढ़कर होती है। हाँ, ये तो हर दौर में दिखा। भाई ने भाई को मारा, भतीजे ने चाचा को, बेटे पर बाप की हत्या का शक। सत्ता के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता की इस अंधी दौड़ की, इस चाहत की मानवीय कीमत क्या थी, जो हमने इन सभी राजवंशों के इतिहास में बार बार देखी। बिल्कुल। इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी फितरत और उसकी महत्वाकांक्षाओं का आईना भी है।